होली की सुबह आप सबको होली की हार्दिक बधाई। और रात भर जश्न चला है जेएनयू में। 2024 की झांकी दिख रही है। इंडिया की जीत का जश्न मनाया जा रहा है जेएनयू कैंपस में, और ईपीए की हार हुई है जेएनयू कैंपस में। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप तमाम दर्शकों का भी जो होली के सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जो खबर है वो खबर आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। जो तस्वीर है जेएनयू की तस्वीर है और जश्न मनाते छात्रों की तस्वीर है। और ये जो जश्न है इस बात का है कि 4 साल बाद जेएनयू में चुनाव हुआ, और ये पूरा चुनाव एनडीए और इंडिया के तर्ज पर लड़ा गया। आमतौर पर जेएनयू में इस तरीके से हुआ नहीं करता था, लेकिन बीते समय में जिस तरीके से जेएनयू के भीतर छात्रों को के बीच संघर्ष हुए हैं, एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों के बीच संघर्ष हुए हैं, एक तरफा बातें रही हैं, पुलिस को अलाउ किया गया है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक आयोजनों को रोका गया है, उसको देखते हुए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। और इस चुनाव में जो दिखा है, जो नतीजे हम आपको एक बार स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, ये नतीजे आप देखिए। चुनाव में जेएनयू एसयू इलेक्शंस फाइनल काउंट, प्रेसिडेंट के तौर पर धनंजय चुने गए हैं। धनंजय दलित समाज से आते हैं। 2598 वोट इनको मिला और 922 वोटों से जीत दर्ज हुई है। 922 वोट से जीत दर्ज हुई है। कुल जो वोट काउंट है वो 5656 है, यानी 5656 वोटों की गिनती हुई। उनमें 2598 वोट लेकर प्रेसिडेंट धनंजय प्रेसिडेंट चुने गए, और अभिजीत वाइस प्रेसिडेंट के पद पर चुने गए। इन्हें 2409 वोट मिले, जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए प्रियांशी चुनी गई, उनको 2887 वोट मिले। देखा जाए तो सभी उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट प्रियांशी को मिले हैं। हालांकि प्रियांशी 926 वोटों से जीती हैं, और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले वाइस प्रेसिडेंट हैं अभिजीत, जिनको 927 वोटों से जीत मिली है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर साजिद को 2574 वोट मिले हैं, और इन्होंने 508 वोटों से जीत हासिल की है। ये बड़ी जीत लेफ्ट के लिए, लेफ्ट के छात्रों के लिए और पूरे इंडिया के लिए। ये कहने को तो लेफ्ट स्टूडेंट्स ने जीता, लेकिन इसमें अंबेडकरवादी भी थे, इसमें समाजवादी भी थे, इसमें लेफ्ट भी थे। इन सब ने मिलकर ये जीत हासिल की है, और जीत का जश्न भी मनाया है। ये जश्न जेएनयू के भीतर तो देखा ही जा सकता है, ट्विटर पर भी देखा जा सकता है, सोशल मीडिया में भी देखा जा सकता है। जश्न जो है ये मनाया जा रहा है। मैं इसी बीच में थोड़ी देर में वो वीडियो भी लेकर आऊंगा कि जो जश्न मन रहा है। लेकिन संजीव कौशिक जी, अरे आप जेएनयू के बॉर्डर से सटे रहते हैं, आपको तो रात भर नींद नहीं आई होगी, इतना जश्न, क्योंकि सुबह से टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया में चल रहा था कि जेएनयू में भगवा लहराया, लेकिन जब अंतिम परिणाम आए तो भगवा कहीं नजर नहीं आया। ये क्या हो गया संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि लगातार जिस तरह से कल शाम से टीवी चैनलों पर ये दिखाया गया कि जेएनयू में एबीपी के बच्चों ने बढ़त बनाई है, और इस बार वो क्रम टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उन खबरों के बीच देर रात जब ये खबर आई कि वहां सारे समीकरण उलटफेर करते हुए वामपंथों ने अपनी एक बार फिर जीत सुनिश्चित की है, तो निश्चित तौर पर उसकी आवाज मेरे कानों तक आई। और उसका कारण भी है कि तकरीबन हम जहाँ रहते हैं यहाँ से 300-350 मीटर के दूरी पर जेएनयू का कैंपस शुरू हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी आवाज आनी स्वाभाविक है, और जेएनयू के परिसर में हमेशा आना जाना रहता है, और वहां के मिजाज से बहुत बेहतर तरीके से हम वाकिफ हैं। महत्वपूर्ण बात यह है प्रेम कुमार जी कि 1971 के बाद से लगातार जेएनयू में वामपंथ विचारधारा का दबदबा रहा है, और उसको दबाने का प्रयास भी किया गया। कई बार
पूरी ताकत लगा के उसको छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि पिछली बार 2020 में आखिरी बार जब संदीप नाम के एबीवीपी के विद्यार्थी ने अपनी बढ़त बनाई थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इतिहास है 71 के बाद से कि वामपंथों ने वामपंथी विचारधारा को या उस तरह के बच्चों को किसी ने धकेल दिया हो पीछे की तरफ। तकरीबन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एसएफआई ने 11 बार चुनावी जीत दर्ज की है और 22 बार के आसपास में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चुनाव जीत की है दर्ज की है वहां पे। यह बात बिल्कुल सही है कि जेएनयू का अपना एक इस जश्न को देख लिया जाए। क्या बोल रहे हैं धनंजय? छात्रों युवाओं के साथ इस कैंपस का छात्र जो तमाम देश के हिस्सों से आता है, उसने बता दिया है कि आप लगातार जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, फंड कट कर रहे हैं, सीट कट कर रहे हैं, उसके खिलाफ छात्रों ने लेफ्ट को जीत दी है। और 50 साल से एक लेगेसी छात्रों की रही है, लेफ्ट के छात्रों की रही है, जिन्होंने इस कैंपस में इंश्योर करवाया है कि सबसे वंचित तबका सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करेगा। इस बात को इंश्योरिटी यहाँ पे लेफ्ट संघर्षों के बल पर देता है। सबको हॉस्टल मिले, इसकी इंश्योरिटी, इसकी संघर्ष यहाँ लेफ्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ के छात्र लेफ्ट को भरोसा किए हैं और हमें जिताए। कैंपस में आप जान रहे पॉलिसी के लेवल पे कितना हमला हो रहा है हम पर। हमारे फंड कट किए जा रहे हैं। कहीं पीछे लाइब्रेरी है, 80% का फंड कट हुआ है यहाँ पे। इसी कैंपस की सड़कें देख लीजिए इतनी जर्जर हो गई है। हॉस्टल जब तक किसी के सर पर छत नहीं गिरता तब तक रिनोवेशन नहीं हो रहा है। इस कैंपस ये तमाम दिक्कतों के लिए यहाँ पे संघर्ष होगा और जो नया जेएनयू बना है वो इसके लिए संघर्ष करेगा। इस कैंपस में जिस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, तो इस तरीके से ये वीडियो हमने आपको दिखाया कि धनंजय जी जो जीत के बाद बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मुद्दे क्या है, कि छत जब तक गिरता नहीं है तब तक मरम्मत होती नहीं है, सड़क भी है, सबको हॉस्टल की डिमांड की जा रही है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है जिसको लेकर के संघर्ष जारी रहने का उन्होंने ऐलान किया है। यानी सीधे मुद्दों पर बात की, राजनीति नहीं करी है, सीधे मुद्दों पर बात की है। संजीव कौशिक जी। प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये धनंजय मूलतः बिहार गया के रहने वाले हैं ये और दलित समुदाय से आते हैं। इन्होंने मुफलिसी को देखा है, बहुत नजदीक से देखा है और मुफलिसी में किस तरह से प्रतिभावान बच्चों का गला घोटा जाता है और उनके प्रतिभा को कुचला जाता है। धनंजय जैसे लोगों के लिए जेएनयू एक आशा की किरण है और लगातार जिस तरह से जेएनयू पर हमले करने के प्रयास किए गए, आपने सुना कि वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जैसे फीस में वृद्धि करना, एमफिल के बच्चों की कटौती। हमने 3-4 साल पहले इस पर भी बात की थी कि किस तरह से 80% एमफिल के बच्चों के सीटों में कटौती कर दी गई है वहां पे। सड़कों की स्थिति क्या है, छात्रवृत्ति जो बच्चों को मिलता है उसकी कटौती की जा रही है लगातार। तो वो उन मुद्दों पे ज्यादा फोकस्ड है जो एक गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए जो सहायता करता है और उसको उस पे जो कुठाराघात किया जा रहा है सरकार की नीतियों की वजह से, उस पे वो फोकस कर रहे हैं और जेएनयू के मूल सिद्धांत को, मूल उसके आत्मा को वो जिंदा करने के प्रयास के बारे में वो बात कर रहे हैं। जेएनयू में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके ऊपर तरह तरह के लांछन और तरह तरह से सरकारी प्रयासों के बावजूद देख रहे हैं कि किस तरह से कुलपति से लेकर के तमाम लोगों की नियुक्ति के लिए एक अलग तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन बावजूद इसके जेएनयू की अपनी फितरत है, जेएनयू की अपनी सोच है, ये वो बहती हुई धारा है जिसे आप रोक नहीं सकते। मतिमूर्ता नहीं है यहाँ पे। तमाम अलग अलग, हम तो अक्सर जब शाम के वक्त में घूमने जाते हैं तो वहां का माहौल जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे अलग अलग विचारधारा के विद्यार्थी रात में बैठ करके और कितनी आसानी से डिस्कस करते हैं और एक नया पौध उसमें से निकल के बाहर आता है। तो ये गया कि जेएनयू में जगह जगह कॉन्डोम्स मिलते हैं, इस तरीके से बताया गया। हाँ, वो गिनने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। वो हमें पता है कि उस रिपोर्ट के बारे में हमें आज भी याद है कि वो सुअर की हड्डियों और मांस की हड्डियों को वो चुन रहे थे और कंडोम के पैकेट देख रहे थे। वो तो ठीक है, उनका अपना नजरिया है, उनकी जहां निगाहें थी वो देख पाए वहां पे। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे 8वीं 10वीं के बच्चे नहीं होते, उनको भटकाया नहीं जा सकता है। वो पौध होते हैं जो एक विचारधारा को जाकर के वहां बिल्कुल रिफाइन करने के लिए वहां जाते हैं और वहां से पढ़ के एक नए तरीके की ऊर्जा और नई तरीके की सोच के साथ बाहर देश को दिशा देने के लिए निकलते हैं। उनकी ये समझ है कि वहां पे बच्चे जाके बिगड़ जाए।
सही कह रहे हैं संजीव कौशिक जी। दुनिया में ऐसे तो एजुकेशन को लेकर के हम बहुत दखल दुनिया के लेवल पर नहीं रखते, लेकिन जब किसी यूनिवर्सिटीज की चर्चा होती है, रैंकिंग में कोई जगह मिलती है, तो या तो हमारे आईआईटी का नाम होता है या फिर जेएनयू का नाम होता है। ये जेएनयू पूरी दुनिया में हमारी पहुंच बताती है, कुछ प्रतिष्ठा रखती है, लेकिन इस जेएनयू को खत्म करने के लिए जो कोशिशें की गई, ये बताया गया कि इस जेएनयू में आतंकवादी बनते हैं, आतंकवादी पलते हैं, तमाम तरह से इस तरीके से ये बताया गया और आतंकियों का अड्डा तक कहा गया। तो यहाँ क्या जो चुनावी जीत हुई है, छात्रों की इस जीत को उसी भावना की जीत कहा जा सकता है कि जो जेएनयू को कल पेंट करना चाहते थे, उसके खिलाफ जनता ने आवाज दी है, छात्रों ने आवाज दी है। प्रेम कुमार जी, जेएनयू को पेंट करने की किसी की हिम्मत नहीं है, किसी में इतनी कुवत नहीं है कि वहां के रहने वाले या वहां पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कोई पेंट कर दे और उनके छवि को पहुंचा दे। सच बात यह है कि जेएनयू में जब आप घुसेंगे तभी आपको लगेगा कि जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे और उनकी सोच समझ और देश में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, जब आप जाएंगे तो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, कहने में कोई बुराई नहीं है कि सरकार लगातार, यही सरकार, इसी सरकार की हम बात कर रहे हैं, इसी सरकार ने लगातार जेएनयू पर कुठाराघात करने का प्रयास किया और उसको बदनाम करने का प्रयास किया। उनको ये भी इस बात का भी ख्याल नहीं है कि अभी केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है सत्ता में, उनमें से कितने लोग जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, इसके बारे में भी उनको ख्याल नहीं है। वो जेएनयू को वामपंथियों का अड्डा, जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा, कोई बात साबित नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन एक बात है, वो ये मूल बात है कि ये जो दक्षिणपंथी के विचारधारा के जो लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों को ये बात सालती रहती है कि गरीबों के बच्चे बेहतर कैसे पढ़ सकते हैं, गरीबों के बच्चे इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं, ये मुफ्त में जो हमारे बच्चे पैसे खर्च करके किसी और जगह पर विदेश में जाते हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ये गरीब के बच्चे इतनी आसानी से पढ़ के। और जी, क्या बात कर रहे हैं, लोग तो कहते हैं कि हम जेएनयू को इतना सब्सिडी देते हैं और इतना पैसा सस्ता दे पढ़ाते हैं और ये बच्चे सस्ता में पढ़ करके देश के खिलाफ बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं और कहते हैं कि हम क्यों खैरात में इनको पढ़ाएं, क्यों हम इसको पढ़ने के लिए पैसा दें। ये तो बात ऐसे की जाती है संजीव कौशिक जी, आप तो एकदम बिल्कुल दूसरी भाषा बोल रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जो लोग इस तरह की बात बोलते हैं उन लोगों के चेहरे पर चपत तब लगती है जब रैंकिंग के मामले में जेएनयू प्रथम में आता है, तब उनके चेहरे पर चपत लगती है। जब सरकार इसे देशद्रोही और देशद्रोहियों का अड्डा बताने का प्रयास करती है और बच्चे यहाँ से निकल के जब परचम लहराते हैं, तब उनके चेहरे पर चपत लगती है। आप तमाम तरह की कोशिशें करते रहिए, लेकिन जेएनयू, मैंने कहा कि जेएनयू की फितरत अलग है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की सोच अलग है, वहां का संस्कार अलग है। आप जब घुसेंगे तब आपको पता चलेगा, आप जाएंगे तब पता चलेगा। जेएनयू में पढ़ने वाले विद्यार्थी से बात कीजिए तब उसकी बौद्धिकता का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो खूब पंडुक है और मेढक, कुएं का मेढक बन के रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहां नए विचार जन्म लेते हैं, वहां तमाम परस्पर विरोधी विचारधारा को भी जब देखेंगे आप डिस्कस करते हुए, तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई प्लेस ही नहीं है हिंदुस्तान में जहां पे इस तरह की बातें की जाती है। तो वो जब बौद्धिकता की बातें वहां से निकल, और परेशानी किसको है? सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो धनाढ्य है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सत्ता में उनकी हिस्सेदारी है, जिनके जेहन में बैठा हुआ है कि नहीं, शिक्षा पर मेरा बहुमूल्य अधिकार है, ये हम पढ़ेंगे। सरकार यदि किसी गरीब को पढ़ाने की बात कर रही है तो उसको गरीब को शिक्षा से वंचित रखा जाए। वो जब निकलेगा वहां से तो फिर उन गरीबों की बात करेगा जो गरीब आज भी हाशिए पे दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता है कि, और सरकार की पॉलिसी यही है कि जो अनपढ़ है उसे अनपढ़ रखो, गरीब है उसे गरीब रखो, कुछ चंद अमीरों के साथ रहो उसके साथ, और उससे पैसे लो, फिर चुनाव जीतो, फिर उसके ऊपर खर्च करो, पिछले दरवाजे से उसको मजबूत करो, फिर आओ, और इन लोगों को ऐसे ही रहने दो। पढ़ाई से यदि प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं आप, अपनी बात पूरी लेता हूं जी, हम यही बोल रहे हैं कि पढ़ाई से किसको गुरेज हो सकता है। देश को यदि बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता पढ़ाई पे होनी चाहिए। जेएनयू की सीटें जिस समय काटी गई थी एमफिल की, किसी ने इस पे आवाज नहीं उठाया था, तब जो लोग कह रहे थे कि नहीं मजबूरी है हमारी। वो जो आप बात कह रहे हैं कि हमारे पैसे, किसके बाप के पैसे? सरकार के पैसे सरकार के होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के जेब से निकाले हुए पैसे होते हैं, मनरेगा के कमाए हुए पैसे वो होते हैं साहब, वो लोगों के पैसे होते हैं, उन्हीं लोगों के पैसे होते हैं जो देश के विकास में इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, और वो पैसे उन्हीं के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए जो देश के विकास में भूमिका निभाते हैं। बदनाम करने के लिए आप करते रहिए और ऐसे ही मुंह की खाते रहिए, जैसे कल शाम से लेकर के रात होते होते मुंह की खानी शुरू हो गई। और आज जो खबर आई उन सारे देखिएगा आप, मीडिया पे कहीं कोई चर्चा नहीं, 2 लाइन की पट्टी चलती हुई दिखाई देगी। कल शाम तक जो जश्न मनाने की बात कर रहे थे वो अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं।
जी प्रेम कुमार जी। संजीव जी, जो जैसा कि होता है, जैसे बीजेपी जीतने लगती है, उसके छात्र संघ जीतने लगते हैं, तो पहले से पूरी गोदी मीडिया माहौल बनाती है और उसके बाद आपको बुलाती है और बैठा के बोलती है, संजीव जी बताइए क्यों हार गया इंडिया, बताइए क्या कारण था, क्या कमी रह गई, ये क्या राहुल गांधी के कारण हार गए क्या? इस तरह से सवाल जो करते हैं, आज कोई सवाल करता नहीं दिख रहा, कोई बुलाया नहीं संजीव जी आपको कि क्यों लेफ्ट गया, राहुल नहीं गांधी के बुला कारण जीत गया कि कन्हैया कुमार के कारण जीत गया, कोई पूछ नहीं रहा है आपको। नहीं, प्रेम कुमार जी नहीं बुलाएगा कोई, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो बात हम लोग बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं और जितनी साफगोई से बात कर रहे हैं वो बात देश के लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरह से सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के उन ऊर्जा के खिलाफ जो बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ किस तरह से जेएनयू के बच्चों ने पटखनी दी है और इसका व्यापक असर होने जा रहा है। जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये झांकी है, निश्चित तौर पे इसका प्रभाव आने वाले इलेक्शन पे भी, राष्ट्रीय फलक पे भी इसका आपको प्रभाव दिखेगा। प्रेम कुमार जी जी, कुछ प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि कैसे ये झांकी है। ये राम नरेश यादव जी ने बधाई दी होली की। पोल पाको जी लिख रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। पंकज वर्मा जी, प्रेम जी, संजीव जी को होली की बहुत बहुत बधाई, आप सबको शुभकामनाएं होली की ढेर सारी। अनिल मिश्रा जी भी होली की बधाई दे रहे हैं। प्रेम कुमार जी मेरे सर आपकी होली बहुत मुबारक हो, जम के होली दुआ याद रखना जी, हमको भी दुआ में याद रखना जी। तो निश्चित रूप से हम पूरे देश के लिए, आपके लिए, अब सबके लिए ये त्योहार ही है बुराई पर अच्छाई की जीत का, और हम सबके हम वही कामना करते हैं। पॉल पोको लिख रहे हैं, देश का लोकतंत्र घायल जरूर है, मरा नहीं है। ये टिप्पणी है जेएनयू में जो परिणाम आए हैं उस पर। विजंत वाघमारे लिख रहे हैं, सर टीवी पर मातमी गायब है, ये कह रहे हैं ये खबर गायब है। इसी तरीके से एक और प्रतिक्रिया है कि निर्मल सिंह, कराड़ा वाला जेएनयू की जीत, ये कराड़ा वाला जो है, मतलब एक तरह से करारा तमाचा वाला भी बोल सकते हैं, जबरदस्त जीत भी बोल सकते हैं। राठौर जी लिख रहे हैं, आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबको होली की मुबारकबाद। सर गोदी मीडिया ने दिन भर झूठ बोला कि एबीवीपी जीत रहा है, कितना झूठ बोला, उनको नींद कैसे आता होगा? नहीं आई होगी नींद भाई, आप क्या सोचते नींद नहीं आई होगी। और इसी तरह के एक और प्रतिक्रिया, वही करारा वाली प्रतिक्रिया दोबारा है, रिपीट है। राठौर जी लिख रहे हैं, जेएनयू से शुरुआत है प्रेम जी, कुछ तो खास शाम चुनाव में होगा। ये एक बात बहुत राठौर जी समझने की है। देखिए चंडीगढ़ में भी इंडिया जीता, स्टूडेंट्स यूनियन ने इस बार इंडिया बनाम एनडीए करके चुनाव लड़ा, फिर इंडिया जीता। इंडिया की जीत का सिलसिला जारी है, और यहाँ कोई ईवीएम नहीं था। तो जैसे चंडीगढ़ में बैलेट पेपर था, और वैसे जेएनयू में भी ईवीएम नहीं था। तो ये आप समझ लीजिए कि जनता की भावना जो है उसका एक नोशनल जो आभास, नोशनल इम्पैक्ट पूरे देश में लोग समझ रहे हैं इसका, कि एक्चुअल में घटना जेएनयू में घटी है, लेकिन नोशनल इंसिडेंट जो हमारे दिलों में घट रही है, ये राठौर जी हम कहना चाह रहे हैं। विनय प्रसाद जी लिख रहे हैं, प्रेम जी आपकी पूरी टीम को बहुत होली की बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारी टीम की ओर से। पंकज वर्मा जी लिख रहे हैं, जेएनयू के छात्रों की ऐसी जागरूकता देखकर दिल खुश हो गया, छात्रों के विचार बता रहे हैं, इस देश में लोकतंत्र इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। गौतम जी लिख रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बाद मोदी जी जोर सिर्फ मैं खाऊंगा, जनता को खाने ना दूंगा। मतलब वो इमोशंस को बताना चाहते हैं कि जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है, मोदी जी जो बोला करते थे उसकी, कि सिर्फ मैं खाऊंगा, जनता को खाने नहीं दूंगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद भावना उभर रही है। पब्लिक को हर संस्था में लेफ्ट पार्टी को लाना होगा। देखो सर, लेफ्ट पार्टी ने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है। ये इमरान जी लिख रहे हैं, लेफ्ट के समर्थक लगते हैं। चलिए, आपकी भावनाओं का स्वागत है। और हाँ, सोनम वांगचुक के लिए पूरा देश जो है, और खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो कि उदारवादी वर्ग है, जो युवा है, वो सारे लोग कह रहे हैं, आज 20 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए, पर हमारे नीरो को समय नहीं है इस पर ध्यान देने का। नीरो बंसी बजा रहा है, ये आभास दे रहे हैं राठौर जी। और ये बात सच है, सोनम वांगचुक, पूरा लद्दाख कह रहा है कि किसी समय में सोनम वांगचुक के पिताजी भी अनशन पर बैठे थे, और
कुछ दिनों में ही दूसरे हफ्ते बीतते बीतते स्वयं उस समय इंदिरा गांधी ने आकर के अनशन को तोड़वाया था, या और भी अनशन हुए, सब तोड़वाया, लेकिन इस बार किसी पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। मानो सोनम वांगचुक की कोई वैल्यू ही नहीं है। कल भी 5,000 से ज्यादा लोग अनशन में शामिल हुए थे। छोटा सा 3 लाख की आबादी वाला लद्दाख, अगर 5,000 लोग इकट्ठा होकर अनशन पर रहे तो पूरी आबादी अनशन पर समझिए, पूरा परिवार अनशन पर समझिए, ये हालात हैं। कैलाश चौधरी जी कह रहे हैं यही हालात पूरे देश में होंगे बीजेपी के। इसी तरीके से हरिंदर सिंह हम लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, जीत पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और जैसन फ्रांसिस जी सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, संजीव जी को भी, मुझे भी, आपको भी गुड मॉर्निंग। और निर्मल सिंह कड़ावाला, जेएनयू की जीत इंडिया की जीत की आधारशिला है, अब तानाशाह भागेगा। इंडिया की जीत की आधारशिला है जेएनयू की जीत, ऐसा कह रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से आपकी भावना है। राम नरेश यादव होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मलक कुमार गोदी मीडिया में सुपड़ा साफ, बिल्कुल गोदी मीडिया आप कहीं नहीं है, मुंह छिपाए घूम रहा है। सुनाए नरेंद्र मोदी जी जेएनयू पढ़े हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी जी जेएनयू चाय बेचा करते थे, स्कूल गए नहीं थे, कहीं 7वीं पास बताते हैं, कहीं इंटायर पॉलिटिक्स है हमें किए हुए बताते हैं। उनकी डिग्री की जांच होगी तो तुरंत दूध का दूध पानी का पानी होगा। रफीक मकाना जी कह रहे हैं मत पूछिए सर, डिग्री मत पूछिए प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी डिग्री मत पूछिए प्रधानमंत्री की। 25,000 का जुर्माना भुगता है अरविंद केजरीवाल ने। पड़ सकता है, अदालत आज इसी तरीके से बिहेव कर रही है। बीजेपी का बेशरम का अमृतकाल चल रहा है, रफीक मकवाना जी कह रहे हैं। बिल्कुल आपकी प्रतिक्रिया किसी हद तक, काफी हद तक सही। संतोष कुलकर्णी जी कह रहे हैं राहुल गांधी एक बेस्ट पीएम होंगे। इसी तरीके से नटवर लाल पटेल लिख रहे हैं कांग्रेचुलेशंस, आप सबको कांग्रेचुलेशंस। राठौर जी लिख रहे हैं जेएनयू जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान से इन भगवाधारियों को नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि वहां तर्कों के साथ शिक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। सायरन प्रसाद लिख रहे हैं, सरयू प्रसाद क्षमा कीजिए, सरयू प्रसाद लिख रहे हैं माननीय राय साहब को वाराणसी से प्रत्याशी होने की बधाई, होली की बहुत सारी बधाई, और इस बार आप विजय हासिल करें, बहुत बहुत होली की बधाई। यानी अजय राय जी जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, उनकी जीत की शुभकामना दी जा रही है। यहाँ AR जी लिख रहे हैं होली वाज हैपनिंग इन जेएनयू यस्टरडे नाइट। बिल्कुल होली मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो होली। और मैं जल्दी जल्दी प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा हूं ताकि सब्जेक्ट पर आ सकूं। ताजुमुल हुसैन कह रहे हैं आप दोनों को होली की बधाई, आपको भी हम सब की ओर से। प्रेम कुमार जी कौशिक जी को होली की शुभकामनाएं, आप सबको शुभकामनाएं। रफीक मकवाना लिख रहे हैं सर नालायक गोदी मीडिया शर्म देश के लोगों को झूठ बोलता रहा कि जेएनयू में एबीवीपी आ गई है। बिल्कुल झूठ दिखा रहे थे और अब मुंह दिखाने के लायक नहीं है। मनोज भांबू जी लिख रहे हैं प्रेम जी जेएनयू में क्या गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन में कौन बना अध्यक्ष? देखिए इंडिया गठबंधन ने चुनाव गठबंधन बना करके ही लड़ा था, और जो चुनाव में आपको लेफ्ट के उम्मीदवार दिख रहे हैं इसी में अम्बेडकर वादी भी हैं। मैं जब एक बार फिर से जब स्क्रीन पर लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। और ये इंडिया गठबंधन के तौर पर जीत है, ये महत्वपूर्ण बात है। जैसन फ्रांसिस लिख रहे हैं मे द कलर्स ऑफ होली फिल योर लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस, wishing you and your family a very bright, colorful and joyful Holi. Let the colors of Holi spread the message of peace and happiness. बहुत बहुत आभार आपका जैसन फ्रांसिस जी। तमाम दर्शकों के लिए ये शुभकामनाएं। पप्पू पंडित जी लिख रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ। राठौर आर्यन सिंह लिख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट इज करप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बीजेपी का बेशर्म का अमृतकाल चल रहा है, ये रफीक मकवाना जी लिख रहे हैं। इसी तरीके से गायकवाड़ जी लिख रहे हैं हम लोग गोदी न्यूज की क्यों बात करते हैं, वह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सब लोग जानते हैं, अकेला ध्रुव राठी गोदी चैनल पर भारी है।
LD चालना लिख रहे हैं, बहुत खुशी हुई है जेएनयू चुनाव से, अंग्रेजों के दलालों का सुपड़ा साफ हुआ, इंकलाब जिंदाबाद, जय भीम। कैलाश चौधरी लिख रहे हैं, देश की एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार का बॉन्ड का पैसा नहीं लिया। रफीक मकवाना जी लिख रहे हैं, चंदा चोरी में सीधा मनी ट्रेल है, 59 करोड़ बीजेपी ने खाया है, नालायक ईडी कब नड्डा को गिरफ्तार करेगा। एक और प्रतिक्रिया, लड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, गोविंद सिंह राठौर लिख रहे हैं, जेएनयू की जीत इंडिया की जीत, तानाशाह हारेगा, लोकतंत्र जीतेगा, राहुल गांधी जिंदाबाद। इस तरह गोदी मीडिया सरकार की खैरात से चलता है, टीआरपी गिर गई है। एन सिंह लिख रहे हैं, इंडिया जीतेगा, प्रतिक्रियाओं का अंबार लगा हुआ है। सुशील जी लिख रहे हैं, जेएनयू की जीत से पूरी 90% देश की जनता बहुत खुश है, होली पर बड़ी खुश है। इसी तरीके से प्यारे जैन कह रहे हैं, ये जनता है सब जानती है। मोहम्मद शायर लिख रहे हैं, हर चुनाव इंडिया जीतेगा जो वैलिड पेपर से होगा, ईवीएम से नहीं। प्रियंका राय सरकार लिख रहे हैं, गोदी मीडिया कब सुधरेगा तो गोदी मीडिया कैसे। जान सिंह बारदे, लेफ्ट की जीत पर बधाई हो सर जी। इसी तरीके से तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मेरे पास टेलीफोन आ रहे हैं, मैं संजीव कौशिक जी आपकी एक प्रश्न मुखातिब करता हूं, और वो प्रश्न है कि ये इन प्रतिक्रियाओं के आलोक में आप ये बताइए कि आज होली पर क्या रणनीति बन रही होगी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए प्रेम कुमार जी, जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही है और जिस तरह से लोगों का रुझान भी साफ दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी जीत, और जीत इसलिए भी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि हम जानते हैं कि हम 2024 के लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही है, किसी को जेल में डाल रही है, किसी के खाते को सीज कर रही है, छिन्न भिन्न करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। और ये ताकत लगातार इसलिए भी कि उसके जेहन में एक ही बात है कि तमाम इन विपक्षी पार्टियों को ऐसे ही तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, इनको परेशान किया जाए, और जो मैंने कहा कि जो बौद्धिकता का स्तर है उसे इस लेवल पे ला दिया जाए कि हम किसी और मुद्दे पर उलझते हुए दिखाई। और जेएनयू ने ये बताया कि आप कहीं भी जाइए, कहीं भी हमें ले जाने का प्रयास कीजिए, जो जेएनयू का मैसेज है वो ये है कि सरोकारी मुद्दों पे आपको आना पड़ेगा, देश के लिए क्या बेहतर है उसके बारे में बात करनी होगी, आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए बेहतर क्या है उस पर बात करनी होगी, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर आपको बात करनी होगी। आप चाहते हैं कि ये इस भाषा को बंद करना होगा कि आप कहते हैं कि हमारे पैसे से फ्री में जेएनयू के बच्चे पढ़ते हैं। ये फ्री में कौन बच्चे पढ़ते हैं, कहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, किसके बच्चे पढ़ते हैं? ये गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनको मिल रही छात्रवृत्ति में कटौती। आप कौशिक जी, सच ये है कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में हमें इन्वेस्ट करना होता है, समाज को, देश को इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब खेती में अगर अनाज पैदा नहीं होगा तो देश का पेट कैसे भरेगा? तो अनाज पैदा करने वाले किसान को अगर सब्सिडी देनी है तो हम किसान को सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, हम देश को पेट भरने का, हमारी सोच को सुधारना होगा। और क्यों खेती से ही अगर किसान विमुख हो जाएंगे तो देश और दुनिया का पेट कैसे भरेगा? क्योंकि हर जगह खेती नहीं होती, हर जगह जमीन उर्वरा नहीं होती है। दुनिया में कई देश हैं जहां पर कि अनाज नहीं होता है। आप देखिए खाड़ी के देशों में तेल होता है, अनाज नहीं होता है, तो वो लोग क्या खाएंगे? उन लोगों का पेट भरने का भी काम उन्हीं किसानों का है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। सोच को बड़ा करना होगा। इसी तरीके से पढ़ाई, अरे गांधी जी कह गए एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इस एक सोच थी आदि आबादी को लेके। तो पढ़ाई का स्तर अगर हमको सुधारना है तो फ्री शिक्षा की ओर हमको बढ़ना होगा। और मुफ्त क्या होता है भाई? आपने सही कहा था, कोई अपने बाप दादा के घर से थोड़े पैसा लगा रहा है। जनता का पैसा जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए, एजुकेशनल स्तर को सुधारने के लिए लगाया जा रहा है। तो आप बहुत सही कह रहे हैं संजीव कौशिक जी। तो जेएनयू की जो मूलतः लड़ाई है, इसलिए मैंने कहा कि वो सरकारी मुद्दों पे लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, और उसमें जो पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, जो उसमें छात्र हैं,
वो ये मैसेज अब व्यापक रूप से ये मैसेज आएगा कि आखिर आपके लिए बेहतर मुद्दा है क्या। आप सरकार यदि बनाते हैं, यदि किसी को चुनते हैं, तो उसके मुंह से क्या सुनना चाहते हैं आप? उसके मुंह से या उसकी बातों में, उसकी नीतियों में आप देश के विकास की बातें सुनना चाहते हैं या मंदिर में घंटा बजाते हुए देखना चाहते हैं? आप क्या सुनना चाहते हैं? छद्म राष्ट्रवाद के बहाने वोटों को बटोरते हुए देखना चाहते हैं, या सचमुच में देश के भविष्य जो राष्ट्रवाद को मजबूत करेंगे और राष्ट्र को मजबूत करेंगे, उनके जड़ में पानी दे करके उस पौधे को पुष्पित और पल्लवित करने का प्रयास करेंगे आप? ये बहुत बड़ा मैसेज है और इसी मैसेज को जेएनयू ने पूरे हिंदुस्तान में दिया है। जिस जेएनयू को लोग ये कहते हैं कि वहां अलग विचारधारा, तमाम तरह की दो दलीलें किसी जी प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दर्शक खबर दे रहे थे तो उस खबर को मैं स्क्रीन पर लाता हूं कि उज्जैन महाकाल मंदिर में आग लगी है सुबह सुबह। ये मैंने खबर बुलेटिन शुरू करते समय डाला था, तब 36 मिनट हुए थे। एबीपी न्यूज ने खबर दी थी कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगी आग, भस्म आरती के दौरान हुआ हादसा, मुख्य पुजारी समेत 13 लोग झुलसे, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। ये सुबह सुबह एक बुरी खबर देखने को मिली है, लेकिन उज्जैन महाकाल में जब कुछ भी होता है तो लोग इसे आशंका के तौर पर भी देखते हैं, एक संदेश के रूप में भी देखते हैं। बीते दिनों उज्जैन महाकाल में ही आपको याद होगा कि वो घोटाला नजर आया था जब मूर्तियां गिर गई थी, करोड़ों का खर्च करके महाकाल मंदिर में वो मूर्तियां स्थापित की गई थी और गिर गई थी। तो इस तरीके से ये घटना घटी है। मैंने जैसे गौतम जी ने याद दिलाया तो मुझे भी ध्यान आया कि मैंने भी वो खबर आपको बताने के लिए रखी हुई थी। एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, वो है कि इस घटना पर प्रतिक्रिया आई थी उदित राज जी की, जेएनयू में जो जीत मिली है उस पर, और उसको हम लाना चाहते हैं कि उदित राज ने क्या प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से नफरत क्यों करती है? कल छात्र संघ का चुनाव परिणाम आए और धनंजय अध्यक्ष चुने गए। ये दलित समाज से आते हैं, पूर्व में भी दलित, ओबीसी और मुस्लिम अध्यक्ष हुए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज भी असंभव है। मेरे समय में तो और प्रगतिशील हुआ करता था। 10 साल से इसे नष्ट करने की कोशिश चल रही है, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली। उदित राज जी अपने समय में जेएनयू को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि डीयू में यह संभव नहीं हो पाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह संभव नहीं हो पाता है कि कोई दलित अध्यक्ष बने, कोई आदिवासी, कोई मुस्लिम, कोई पिछड़ा अध्यक्ष बने, ये नहीं हो पाता है। संजीव कौशिक जी, उदित राज की इस प्रतिक्रिया को कैसे लेते हैं आप? प्रेम कुमार जी, उदित राज जी ये प्रतिक्रिया इसलिए भी देते हैं कि 27 साल बाद किसी दलित छात्र को ये मौका मिला है कि वो जेएनयू में प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाए और अध्यक्ष बने वो। तो ये एक बहुत बड़ी, मैंने कहा कि ये एक बहुत व्यापक रूप से एक मैसेज भी जाने वाला है कि किसको देश की जनता चाह रही है। पढ़ा लिखा, समृद्ध और मानसिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते हैं, जो लोग नए देश का निर्माण करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा झोंकने की कोशिश करते हैं और मादा रखते हैं, उन लोगों ने यदि किसी दलित समाज के बच्चे को चुना है और वो भी 27 साल के बाद में चुना है, तो निश्चित तौर पे इसका व्यापक मैसेज जाएगा। और वो बेटा जब जीत के बाहर निकलता है, वो लड़का जब जीत के बाहर आता है, तो कहीं से भी कुछ फालतू की बातों पर बिल्कुल वो ध्यान नहीं देता, किसने क्या कहा चुनाव के समय, किसने क्या आरोप लगाए। वो सीधा टारगेटेड टू द पॉइंट बात कर रहा है कि हमारे लिए हमारी प्राथमिकताएं क्या है। शुल्क की वृद्धि कम करना, छात्रवृत्ति की वृद्धि बढ़ाना, लाइब्रेरी व्यवस्था करना, कैंपस में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना ताकि इस तरह की कोई बात ना हो जिसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कैंपस के सड़कों के बारे में बात करना, पानी बेहतर, रहने की व्यवस्था बेहतर। मतलब ये कि वो उस माहौल के बारे में वो लड़का बात कर रहा है जिस माहौल में रह करके विद्यार्थी भविष्य के निर्माण के लिए अपनी तैयारी कर पाए। तो वो प्राथमिकता ये देखनी होगी कि प्राथमिकताएं क्या तय कर रहा है ये लड़का। तो निश्चित तौर पे ये एक व्यापक, इसीलिए मैंने कहा कि उदित राज का ये मैसेज भी बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 27 सालों के बाद में यदि किसी दलित के बच्चे को ये मौका मिला है तो ये एक उम्मीद की किरण इसके साथ साथ, और ये जीत बड़ी जीत इसलिए भी हो जाती है कि वो उसकी प्राथमिकताओं के आधार पे। तो ये निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बेहतर एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान में कि लाख तोड़ने का प्रयास करें आप, लाख बुद्धिजीवी वर्ग और बौद्धिकता को समाप्त करने का, नष्ट करने का प्रयास करें आप,
लाख मती मूढ़ों की फौज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पैदा करते रहे, लेकिन देश को आगे ले जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही काम में आता है। तो आप ये जो इतिहास बदलने की बात, ये जो इतिहास पुनर्लेखन की बात, इसके नाम पर बैठे तमाम वो आईटी सेल के लोग जो सरकार के लोग हैं बैठे हुए, वो जो लगातार भ्रमित इतिहास और भ्रमित देश के बारे में फैलाने का प्रयास करते हैं, छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि जेएनयू के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से छवि खराब करने का प्रयास, और उस छवि खराब करने के प्रयास में वो तमाम तंत्र भी उन्होंने झोंक दिए। जेएनयू की बात आपने देखा कि जेएनयू के लोग जामिया में बुलाते रह गए, जामिया में खबर तक नहीं मिली तो जामिया में पुलिस पहुंच के अंदर तक लाठी भांज के चली गई, और जेएनयू में लगातार चिल्लाते रहे कि एबीवीपी के लड़के डंडे लेकर के यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, मास्क लगा के गुंडागर्दी कर रहे हैं। आज से 3 साल पहले पुलिस आने में 6 घंटा लगा देती है, 4 घंटा लगा देती है दरवाजे तक पहुंचने में, जबकि हमको पता है कि जस्ट 4 कदम की दूरी पे दोनों कोना एक ही साथ मिलता है, वसंत विहार थाना और जेएनयू का कैंपस, वो मिलता है, 4 घंटे लगा देती है। तो ये पता है लोगों को किस तरह से भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया और जेएनयू को तोड़ने का प्रयास किया गया। बावजूद उसके जिस तरह से जेएनयू ने जो मैसेज दिया है, पूरे हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी एक मैसेज गया है, क्योंकि ये मैसेज सामान्य मैसेज नहीं है, ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का मैसेज है, ये पढ़े लिखे लोगों का मैसेज है कि देश को क्या चाहिए, ये दिशा देने वाले लोगों का मैसेज है। और ये अब नहीं चलेगा कि आप लगातार मतिमूर्खता को बढ़ावा देते रहेंगे। लोग हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये एक ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को जेएनयू के कैंपस में भेजें और वो पढ़ने के लिए वहां जाए। ये एक इतनी बड़ी और आसान नहीं होता है, ये आसान नहीं होता है, हमें पता है, हम जानते हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने बहुत हमारे करीब के लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वहां नहीं हो पाया, क्योंकि वो लेवल पार करना, उस लेवल तक जाना, और उस लेवल को पार करके जो बच्चे वहां से पढ़ के निकलते हैं, अब कल्पना की जा सकती है कि किस तरह के बच्चे वहां से निकलते होंगे। लेकिन तमाम बातों के बाद अंत में यही कि जो जीत मिली है वो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक मैसेज है, व्यापक तौर पे मैसेज है कि आप अपने मुद्दे को छोड़ करके आपको लाख भटकाने का प्रयास किया जाए। उस बच्चे ने जो बात कही, संदीप ने जो बात कही है, धनंजय ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर ये पूरा, और ये 4 साल के बाद में चुनाव, एक और बात अच्छी बात लोगों के लिए कि 4 साल के बाद में तमाम कोशिश किए गए कि वो उन विचारधारा के लोगों को खाद पानी देकर के मजबूत किया जाए, वो तमाम तरह की बाउंडिंग की गई, बांधा गया, और उसके बावजूद भी यदि ऐसा कोई बच्चा निकल के चला आता है, ये तो और खुशी को दुगुना करने के लिए काफी है। होली का आज का दिन, और इस होली के जश्न में ये खबर आना पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, वो लोग जो इस तानाशाही सरकार या इस गरीब विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, या ये फिर विकास विरोधी भी कह लीजिए आप, उन सरकारों के खिलाफ जो एक आवाज निकली है, वो निश्चित तौर पर लोगों के कानों तक जाएगी। लाख आप मुख्य धारा की मीडिया इसको इग्नोर करे, लेकिन जो जाना था मैसेज वो तो जाएगा ही, लोगों को खबर मिलेगी। हम जैसे लोग भी हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक जाए ये मैसेज कि क्या चल क्या रहा है। कल तक जो लोग फूले नहीं समाते थे, मुख्य धारा की मीडिया इस खबर को लेकर के आज चुप्पी साध गई है, और एक छोटा सा स्कूलिंग लाइनिंग चलता हुआ नीचे दिखाई देगा आपको। ये बेहद शर्मनाक है। यदि पत्रकार पत्रकारिता ही कर रहा हो तो कम से कम थोड़ा सा तो अपना धर्म निभा ले, इस पे भी चर्चा नहीं होगी, फिर भी हम लोग तो कर ही रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी। संजीव कौशिक जी, इस वक्त 609 लोग हमें देख रहे हैं, 490 यूट्यूब पर और ट्विटर पर 119। तो आलोक जी लिख रहे हैं कि इसी तरह भाजपा पूरे देश में चुनाव हारेगी। नादिया ये लिख रही हैं कि एक्सेलेंट जेएनयू, कांग्रेचुलेशंस। और सरोज पाटीदार लिख रहे हैं, सर्जन पाटीदार, लेफ्ट से नफरत है भाजपा को। इसी तरह वोट वाइजली टू सेव डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आनंद मोहंती कह रहे हैं कि बुद्धिमानी से वोट कीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बचाइए, संविधान के मूल्यों को बचाइए। AR लिख रहे हैं, these people oppose JNU, who will go to the USA and ask for the free education stipend। इसी तरीके से सर 2024 के जमीन इंडिया के लिए तैयार है, बस लीडर्स को जमीन पर उतरकर मेहनत करने की जरूरत है। अगर मेहनत अपोजिशन कर लेगा तो 100% काटेगा। ये रफीक मकाना जी लिख रहे हैं। रफीक मकाना जी ने लिखा कि इससे पहले कि गुजरात में 4 सीटें कांग्रेस जीत रही है, सीटों का नाम भी उन्होंने दिया है, जामनगर, बनासकांठा और दूसरी तमाम सीटें। तो इस तरीके से वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संजीव कौशिक जी,
ये जेएनयू को कुछ लोग कह रहे हैं कि जेएनयू में जीतने से कुछ नहीं होगा, ये इंडिया को अलग किस्म से आना होगा। ये बात सही है, जेएनयू तो छोटा सा कैंपस है, लेकिन एक प्रतीक है, एक वातावरण है, एक सिचुएशन है कि तमाम कोशिशें कर लेने के बावजूद जीत का डंका भी पीट लिया गया कि जीत गया एबीवीपी, इसके बावजूद हार मिली है। और चंडीगढ़ में भी ऐसी हार मिली थी, तब लड़ना पड़ा था, कोर्ट तक जाना पड़ा था। जेएनयू में स्टूडेंट्स ने वहीं फरिया लिया, और अब पूरे देश में, यहाँ तक कि अब इंडिया गठबंधन और सारी सीटें सामने आ रही हैं, और एक मजेदार लोकसभा चुनाव जो है सामने होने वाला है। ये पूरा चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो इस पर एक टिप्पणी आपको चाहिए कि क्या आपसे, क्या ये वास्तव में ये लड़ाई लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की आखिरी लड़ाई है, क्या है, कैसे देखते? प्रेम कुमार जी, ये बात बिल्कुल सही है, हम भी इसे समझते हैं कि जो जेएनयू की लड़ाई है और जेएनयू में जो बच्चों ने जीत हासिल की है, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई लोकसभा चुनाव में उसने जीत हासिल की है, लेकिन पूरे लोकसभा को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चुनाव में इन बच्चों को जीत हासिल कराने में उन लोगों की भूमिका है जिनका बौद्धिक स्तर उच्च है। आप उसे सामान्य नागरिक के तौर पर नहीं देख सकते। आप उसे ये नहीं समझ सकते कि वो काम करने वाला, रोजमर्रा का काम करने वाला है, जिसे नीतियों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, जिसे सरकार 5 किलो अनाज में उलझा देगी। ये वो लोग हैं कि भूखे पेट रख के आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से बच्चे एक ही कपड़ों में, वो गरीब के बच्चे होते हैं साहब, उनकी सोच देश को बदलने की होती है, सोच देश को नई दिशा देने की होती है। उस तरह के बच्चे, बहुत मुफलिसी में जीवन जिसके गार्जियन जी रहे हैं, वैसे बच्चे उसमें आते हैं, और वो देश को दिशा देने वाले बच्चे, उनकी सोच इस लेवल की होती है। उनके वोटों की कीमत की बात हम कर रहे हैं, उनके सोच और समझ का व्यापक जो मैसेज आएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जाकर के अब इंडिया के पक्ष में प्रचार करने वाले हैं और इंडिया के पक्ष में काम करने वाले लोग हो जाएंगे, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उन लोगों ने जो मैसेज दिया है, ये मैसेज व्यापक तौर पे है, ये मैसेज व्यापक तौर पे है कि आप गरीबों का हक नहीं छीन सकते, आप उसके शिक्षा पर लात नहीं मार सकते, आप उसके दरवाजे बंद नहीं कर सकते। उसने अब ये कुवत सीख ली और ठान ली है कि जो दरवाजे आप बंद करने की बात कर रहे हैं, उस दरवाजे में उसने पैर अड़ा दिया है, अब वो पीछे नहीं हटेगा। तो ये मैसेज जो व्यापक है, आप दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं। जी, कुछ दर्शकों की क्वेरीज है, जवाब देना जरूरी बनता है। मनोज भांबू जी लिख रहे हैं, बिहार में इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पर है। प्रेम जी, लालू जी क्या कर रहे हैं अभी तक? मनोज भांबू जी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, पूरा परिवार दिल्ली बीती रात आया, पत्रकारों ने घेर कर उनसे सवाल किए तो कि आपका इंडिया गठबंधन टूट रहा है, तो लालू प्रसाद ने पूछा पत्रकारों से, कब? पत्रकार का सवाल ही नहीं था, ये कब टूट रहा है, कैसे टूट रहा है। तेजस्वी यादव से पूछा तो तेजस्वी ने कहा कि अगर आप ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। तो ये इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा है, चीजें शॉर्ट आउट हो रही हैं। इनका भी कुछ कहना होता है स्ट्रेटेजिकली। कन्हैया कुमार को टिकट का विरोध करते हैं, पूर्णिया से पप्पू यादव लड़ रहे हैं तो उसको लेकर के कुछ ग्रीवांसेस हैं, तो वो अंदर की बात है, उसको शॉर्ट आउट हो जाएगा वो चीजें। इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात मनोज भांबू जी ने कहा कि रहमान भी जीता, राम भी जीता, जेएनयू में गोडसे हारा, जेएनयू में प्रेम जी। ये बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता की जीत हुई है, दलित सवर्ण एकता की जीत हुई है, गोडसे जैसी विघटनकारी आवाज की हार हुई है, गांधी की जीत हुई है, ये इन्होंने कहा। और इस तरीके से प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं और हम उन प्रतिक्रियाओं को समय समय पर लेंगे, लेकिन कुछ और बातें भी हम आपको दिखाना बताना चाहते थे पॉलिटिकली। वो पॉलिटिकल बात ये है कि आपके स्क्रीन पर मैं ला रहा हूं, देखिए ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से कि एनसीपी चीफ अजित पवार थ्रेटन्स टू क्विट alliance, NDA alliance with BJP, शिवसेना ओवर सीट शेयरिंग रो। यानी शिवसेना के साथ में सीट शेयरिंग विवाद के बाद एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने बीजेपी के साथ अलायंस छोड़ने की धमकी दी है। ये खबर बड़ी खबर है, इसलिए है, इसके पूरी खबर संक्षेप में ये है कि बारामती सीट से जो कि
पवार फैमिली की बड़ी सीट मानी जाती रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। वहां से सुप्रिया सुले उम्मीदवार है, वहीं से अजित पवार ने अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, और वहीं से एकनाथ शिंदे के गुट के नेता चुनाव मैदान में खड़े हो गए हैं, और न सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि अजित पवार के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये विवाद इतना बड़ा हो गया है कि अजित पवार ने बीजेपी के साथ अलायंस छोड़ने की धमकी दे डाली है। आज सुबह सुबह की यह खबर है। यह खबर मैं टेलीग्राफ से सुबह सुबह जो आपको दिखा रहा था, मैं ये खबर टेलीग्राफ से है, ये बड़ी खबर वहां से आपको नजर आ रही थी। तो सिर्फ इंडिया गठबंधन बिहार में, वहां भी हमने आपको अपडेट किया कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा कोई अलायंस में दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से हमने खबर दी, जहां एनडीए गठबंधन में अजित पवार कह रहे हैं कि हम बीजेपी का अलायंस छोड़ सकते हैं। तो संजीव कौशिक जी, इस पर भी टिप्पणी कीजिए, फिर मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया तब तक दिखाते रहता हूं स्क्रीन पर। जी, अब खबर के लिहाज से तो ये भी कमजोर खबर नहीं है कि अजित पवार इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इसको भी चर्चा में होना चाहिए। लेकिन लोगों के लिए या मीडिया, देश के मीडिया के लिए चर्चा का विषय बिहार में इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि हम तो ऐसा मानते हैं प्रेम कुमार जी कि जितना टूटने की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, जुड़ रहा है, बिखर रहा है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा इसलिए हो रही है कि भय का माहौल तो है उसके अगेंस्ट। उसके आने से, एक साथ लड़ने की वजह से एक मैसेज तो चला ही गया है कि यदि ये मजबूती के साथ लड़ रहे हैं तो पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा। जिन चीजों की वजह से देर हो रही है, ये सारे लोग जानते हैं कि जब कभी भी गठबंधन की राजनीति होती है तो तमाम तरह की बातें होती है। मैक्सिमम कोशिश होती है पार्टियों की हमें सीट मिले, कई बार समीकरण देखना पड़ता है, कई बार दोनों तरफ के उस तरह के प्रत्याशी एक ही जगह पर टकराते हुए दिखते हैं, उसके बीच का रास्ता निकालना होता है, नाराज भी नहीं करना है, अपने वोटरों को भी संतुष्ट करना है। तो ये तमाम तरह की बातें आप बैठे बिठाए एक लाइन में कह दे कि नहीं, या तो छोड़ दो, नहीं तो रह जाओ, इधर आओ उधर जाओ, सारे समीकरण देखने पड़ते हैं चुनाव में। और इस बार खास करके इंडिया गठबंधन के लोगों का फोकस यही है कि वो संख्या बल पे तो जा ही नहीं रहे, वो क्वालिटी को ध्यान में रख रहे हैं कि आखिर जीत किसकी सुनिश्चित होगी, किसके कितने वोटर किस तरह से, किस मिजाज के लोग हैं और कैसे किसको चाहने वाले लोग हैं। तो वो क्वालिटी बेस्ड बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये आसान काम नहीं है जब इतने गूढ़ता के साथ, इतने संजीदगी के साथ इन सारे चीजों पर होमवर्क करके उसके बाद में फील्ड में उतारना है या मैदान में उतारना है, क्योंकि पता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो अभी देखते रहे ध्रुवीकरण का प्रयास करेगी, और अंत में बाकी वो उसका अपना खेला तो डब्बा है ही, उसके हिसाब से वो अपना करना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देश की जनता ने जो मूड बनाया है, उस मूड को भांपने की जरूरत है। प्रेम कुमार जी, आम चौक चौराहों पर भी ये बात बड़ी आसानी से चर्चा में चलने लगी है कि इस बार यदि कुछ नहीं हुआ तो इसके बाद कहानी खत्म। कहानी खत्म है इधर से कि इसके बाद इलेक्शन नहीं, इसके बाद में यही दोनों, इसके बाद में देश की दशा और दिशा सब कुछ बदलने वाली है। मतलब ये कि जो वोटर है, वो वोटर भी इस बात से खौफ में है कि इस बार यदि हमने वक्त दे दिया इनको तो कल इन्हें हमारी भी जरूरत नहीं है, उनके वोटर की बात न करना। और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि उनके चाहने वाले वोटर जिन्होंने बटन दबाया है, वो ये बात कह रहे हैं कि इस बार और मौका दे दिए तो अगली बार इनको हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे। तो कम से कम जिन लोगों की अहमियत होनी चाहिए उनको भी अहमियत नहीं देना, उनके वोट की कीमत का हक अदा नहीं करना, और अपने मन से अपने दिशा में जाना, चलते जाना, अपनी गीत गाना, अपने तरीके से मजबूत होना, मजबूत करना, किसी और को अहमियत नहीं देना। ये देश की जनता बड़े गौर से इस बात देख रही है। इसीलिए बदलाव जरूरी है, और बदलाव की बात हम लोग भी करते हैं कि बदलाव जरूरी है। हम केवल बीजेपी के बदलाव की बात नहीं करते, हम किसी भी सरकार में जो तानाशाही रवैया इस तरह से अख्तियार करे और समाज के लिए बेहतर नहीं काम करे, उसके लिए तटस्थता के साथ पहले भी ये बात कहते चले आए हैं और आज भी ये बात कहते हैं। हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो लक्षण बेहतर भविष्य के रास्ते में जाता हुआ नहीं दिखता। जी, चिंता का विषय यही। जी जी जी, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले रहा हूं। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, मोदी कैन डू ए ट्रम्प आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स, इट विल नॉट बी इजी, वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। सावधान कर रहे हैं जैसन फ्रांसिस जी कि ये जो इलेक्शन रिजल्ट है, इसके बाद मोदी कुछ बड़ा कुछ लेकर कर सकते हैं, लेकिन बेटर तैयारी होनी चाहिए। धर्मपाल जी लिख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर बैलेट होता, ईवीएम ना होता
तो वहां भी एबीवीपी हारती, ऐसा कह रहे हैं। प्रेम जी नमस्कार। कर्नाटक में बीजेपी 8 सीट आएंगी, मैंने बताया था, लेकिन आज की स्थिति 2 सीट पर बीजेपी, 2 सीट पर बीजेपी। कर्नाटक में बीजेपी 8 सीट आप बोल रहे थे। अच्छा, ये तो आप बहुत खतरनाक टाइप से बोल रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिलेंगी। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हालांकि मैं तो कह रहा हूं कि तेजस्वी सूर्या भी चुनाव हार रहे हैं। वहां के जो हालात बता रहे हैं, वहां के लोग जो बयां कर रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां से जो खबरें आ रही हैं, तेजस्वी सूर्या भी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। इसी तरीके से हामिद अगाड़ी जी सहमत हैं आनंद मोहंती जी से। आनंद मोहंती जी ने ऊपर प्रतिक्रिया दी थी। पप्पू पंडित कह रहे हैं इसे नहीं है बिहार में इंडिया, ऐसा नहीं है, बिहार में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है सर। इसी तरीके से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए संविधान लोकतंत्र विरोधी लोगों से, अजय कुमार त्रिवेदी जी कह रहे हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। मनोज बाबू जी लिख रहे हैं, प्रेम जी मैं बताता हूं, मेरी बात का स्क्रीनशॉट रख लेना। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में विधानसभा सरकार बनाएगी, तेलंगाना जैसे ही देख लेना। आप बहुत सही कह रहे हैं। कल भी YSR रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी से एमएलए छोड़ करके शर्मिला जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी के साथ में वो उनकी पार्टी में आई हैं, कांग्रेस में आई हैं उनके नेतृत्व में। विजयंत वाघमारे जी कह रहे हैं, वसंत वाघमारे जी, जूनियर नड्डा जेटला आस्था तर टीवी वार बातमी देखावले अस्ति, टीवी पर देखावत नहीं। ये मराठी में लिख रहे हैं, मेरे लिए थोड़ी दिक्कत हो रहा है। एकराम आगरा जी लिख रहे हैं। इसी तरीके से गौतम चौहान लिख रहे हैं, अजित पवार एकनाथ शिंदे की पार्टी में झगड़ा चल रहा है बारामती और ठाणे सीट को लेकर के। प्रदीप बाबूजी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लोकतंत्र और संविधान बचाने की अंतिम लड़ाई, इस बात को लोग समझने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, अंडर करंट चल रहा है, बीजेपी के विरुद्ध परिणाम चौंकाने वाले हैं। बीएमसी का और जेके का इलेक्शन पहले कराते तो मोदी जी, मुझे लगता है 100 सीट्स आना मुश्किल होता। यानी सब लोग कह रहे हैं कि मुंबई में जो इलेक्शन नहीं हुआ, हार के डर से बीजेपी नहीं करा रही, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। अप्रिशिएट योर फेयर जर्नलिज्म, आई हैव लाइक्ड सब्सक्राइब योर चैनल। हामिद अगाड़ी जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल लाइक करने के लिए। मैं तो हमेशा अपील करता हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये हम गुणवत्तापूर्ण बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आपको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपकी बात लेते हैं और एक समग्र पिक्चर तस्वीर रखने की कोशिश करते हैं। अमित कुमार जी लिख रहे हैं, बीजेपी मुक्त भारत। महेंद्र सिंह लिख रहे हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। देखिए, सारी प्रतिक्रियाओं को लेना संभव नहीं हो पाता है और इसलिए हमें बात भी करनी होती है, बताना भी होता है। मैं एक बार फिर वो बाइट लेकर आना चाहता हूँ संजीव कौशिक जी, जिन्होंने, जो दर्शक हमारे साथ देर से जुड़े हैं वो इसको देख सकते हैं कि जेएनयू में जो जीते हैं धनंजय कुमार जी, वो जीत के बाद क्या कह रहे हैं, इसको एक बार देखना बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? यहाँ एक छात्रों की एक जीत है, एक मैंडेट है जो सरकार चलावा कर रही है छात्रों और युवाओं के साथ। इस कैंपस का छात्र जो तमाम देश के हिस्सों से आता है, उसने बता दिया है कि आप लगातार जो हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, फंड कट कर रहे हैं, सीट कट कर रहे हैं, उसके खिलाफ छात्रों ने लेफ्ट को जीत दी है। और 50 साल से एक लेगेसी छात्रों की रही है, लेफ्ट के छात्रों की रही है, जिन्होंने इस कैंपस में इंश्योर करवाया है कि सबसे वंचित तबका सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई करेगा। इस बात को इंश्योरिटी यहाँ पे लेफ्ट संघर्षों के बल पर देता है, सबको हॉस्टल मिले, इसकी इंश्योरिटी, इसकी संघर्ष यहाँ लेफ्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ के छात्र लेफ्ट को भरोसा किए हैं और हमें जिताए। कैंपस में आप जान रहे पॉलिसी के लेवल पे कितना हमला हो रहा है आप पर। हमारे फंड कट किए जा रहे हैं, कहीं पीछे लाइब्रेरी है, 80% का फंड कट हुआ है यहाँ पे। इसी कैंपस की सड़कें देख लीजिए, इतनी जर्जर हो गई है। हॉस्टल जब तक किसी के सर पर छत नहीं गिरता तब तक रिनोवेशन नहीं हो रहा है। इस ये तमाम दिक्कतों के लिए यहाँ पे संघर्ष होगा और जो नया जेएनयू बना है वो इसके लिए संघर्ष करेगा। इस कैंपस में जिस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, इस कैंपस में
तो आप देख रहे हैं कि कितना जोश है। इस जोश को दिखाना और बताना बहुत जरूरी था उन दर्शकों को जो हमारे साथ देर से जुड़े थे, और जो बातें कह रहे हैं धनंजय जी, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, उनकी समस्याएं उठा रहे हैं, नैतिक लड़ाई की बात कर रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई की भी बात कर रहे हैं, दलितों की भी बात कर रहे हैं, और आम स्टूडेंट्स की भी बात कर रहे हैं। ये आवाज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक जन प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ, जनहित नाम से। ये कह रहे हैं, घर द्वार बचाओ भाजपा भगाओ अभियान की शुरुआत बनारस से हो रही है। ये तो बड़ा नारा जो है, बड़ा एकदम दिल तक पहुंचने वाला नारा है। घर द्वार बचाओ भाजपा भगाओ। मेरा ध्यान गया आपके इस प्रतिक्रिया पर, तो मैंने इसको लाकर चर्चा में जरूरी समझा। तो क्या लगता है संजीव कौशिक जी, घर द्वार बचेगा? देश की जनता को तय करना है प्रेम कुमार जी। बातें तो हम लोग कर ही रहे हैं और लोगों तक पहुंचा ही रहे हैं, और लोगों की सहमति भी सामने दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोग, हम लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उससे सहमति रखते हुए दिख रहे हैं कि वाकई ये चिंता का विषय है जिस तरह से सरकार कदम उठा रही है। तो इस सरकार को हटाने के लिए वो तमाम तरह की कोशिश, जिस सरकार को हम तानाशाही भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी उनका रवैया अड़ियल भी कहते हैं, और कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये गरीब विरोधी भी है। जो जो जीते हुए अभी धनंजय कुमार कह रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि समाज के सबसे वंचित लोग, कम शुल्क में, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, उनको सबसे बेहतर शिक्षा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। इससे बेहतर समाज निर्माण होता है। ये कोशिश पॉजिटिव कोशिश होती है। तो ये लगातार कोशिश भी है, और मुझे लगता है कि सचमुच में देश के लोग इस बात को समझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर देश की राजनीति भी एक नई करवट लेती हुई दिखाई दे रही है। लोग अपने हित की बात समझते हैं। भरमाया जा सकता है कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, लेकिन जब अपने जरूरत की चीजों के बारे में आप देखते हैं कि इग्नोर किया जा रहा है, हमारे उन सारे सवालों को इग्नोर किया जा रहा है, हमें किसी और मुद्दे पर उलझाया जा रहा है, यह भी देश की जनता समझती है। तो उसका प्रभाव रहेगा प्रेम कुमार जी। और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। पूरे हिंदुस्तान के लोग इस चीज को समझेंगे निश्चित तौर पे। मीडिया का क्या है, जो मीडिया अपना खेल खेल रही है वो खेलेगी ही, लेकिन बावजूद छुपाने के आज के वक्त में कोई खबर छुपती नहीं है। सोशल मीडिया का ताकत भी कमजोर ताकत नहीं है। वो क्षण भर में सारी बातें हवा के जैसे फैलाती हैं और लोगों तक पहुंच ही जाती है। हाँ, ये एक तरफ जहां सच्चाई के साथ पहुंचती है, दूसरी तरफ से भ्रमित खबरें भी उसके उलट में शुरू होती है, लेकिन वो कोशिश बहुत देर तक टिकने वाली होती नहीं है। तो लोगों के बीच में ये मैसेज, और इस मैसेज के बाद में आने वाले वक्त में वो इलेक्शन, तमाम तरह के कोशिशों के बावजूद यदि ये जीत इन लोगों ने जो हासिल की है, ये बहुत बड़ी बात। जश्न का माहौल लगातार, होली के माहौल में, और बच्चों के चेहरे पर जो खुशियां दिखाई दे रही है, वो तो साफ परिलक्षित हो रहा है कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। तो वो एक उम्मीद की किरण है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जी प्रेम कुमार जी। जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज बिहार की स्थिति पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब से 1 घंटे बाद चर्चा करेंगे, और हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी जुड़ेंगे बिहार से, जो बिहार के लोकसभा सीटों का शेफोलॉजिस्टिक अंदाज में बयां करेंगे कि कहां से क्या सिचुएशन है। तो आपको वक्त मिले तो जरूर देखिएगा। हम उसको लेकर के लाइव करेंगे। आप सवाल भी रख सकते हैं, पूछेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो आज की प्रतिक्रियाएं तो बहुत सारी हैं, हम सारी प्रतिक्रियाओं को ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज इस चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। इस वक्त भी 899 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें 751 यूट्यूब पर और ट्विटर पर 147 और एक फेसबुक पर। ये नजारा है, बड़ी संख्या में लोग आज होली के दिन में देख रहे हैं। जेएनयू से जो खबर है, इस खबर पर सबकी नजर थी, और इस खबर पर सब को लोग एक उम्मीद की तरह से देख रहे हैं कि जनता एकजुट है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करने के लिए तैयार बैठी है। प्रेम कुमार जी और दर्शकों की ये संख्या, जो आंकड़े आप बता रहे हैं, इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह का 10 बजे का दिन, होली के दिन, इस समय का वक्त लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने जश्न में डूबे रहने का ये दिन होता है। उसके बावजूद इस खबर को इतनी संजीदगी के साथ देख रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। ऐसा प्यार और दर्शकों का लगातार मिलता रहे। आभार आप लोगों का कि आप लोग इस वक्त भी जुड़े रहे और इतनी मजबूती के साथ आपसे बातचीत कर पाए। और
चर्चा को अब विराम देने का समय आ गया है और तमाम अपने दर्शकों से एक अपील तो लगातार की जैसे आज भी, कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप तक हमारी ये सूचना मिल पाए जब भी कोई नई खबर हो, कोई चर्चा हो। जैसे प्रेम कुमार जी भी आज अब से 1 घंटे बाद चर्चा करने वाले हैं, तो वो सूचना आप तक मिलती रहे। आप ऐसे जुड़ते हैं, आप ऐसे बातचीत करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूती है। और खास करके आज के वक्त आप लोगों ने इतना समय निकाला, आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके और आप लोगों की बातें सुन के। नमस्कार, इजाजत दी जाए इन दोनों को। धन्यवाद आप सबका।